आंदोलन एक ऐसा शब्द जिससे तमाम हुकूमतें घबराती भी रही और कुचलने से कतराई भी नहीं। आजादी के बाद बीते 4 दशकों में कई मौके ऐसे आए जब आंदोलन ने तख्त गिराए, ताज उछाले, और हर आंदोलन के मर्म में बार बार आजादी के ही सपनों का ताना बाना भी बुना गया। कभी हक तो कभी स्वराज, कभी अस्मिता तो कभी संपूर्ण क्रांति। और संयोग देखिए, पहली बार 2014 का आम चुनाव भी किसी आंदोलन से कम नहीं लग रहा, या कहें आंदोलन की तर्ज पे दस्तक दे रहा है। तो देश की नई पहचान है आंदोलन। ये क्रांति है मित्रों, और संपूर्ण क्रांति है। प्रकाश किया बिगुल बजा तो जाग उठी तरुणाई है, और तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रांति द्वार पर आई। एक 74 बरस का बूढ़ा अपनी कांपती थरथराती आवाज में सड़कों पे सच बोलता हुआ निकल पड़ा है। बोलो, मानते हो जयप्रकाश का आदेश? लगभग 50,000 लड़के कहां से चलाए, हम लोग आश्चर्यचकित थे। आवाज उठाना नितांत आवश्यक था और स्वाभाविक भी था। सक्रिय बनकर कार्यवाही करने का समय आ गया है। हमला हम पर जो भी होगा, हाथ हमारा नहीं उठेगा। आंदोलन और आंदोलन के बाद आजादी या आजादी से पहले आंदोलन। दरअसल आजादी का संघर्ष और संघर्ष के लिए आंदोलन दर आंदोलन, लेकिन आजादी के बाद भी आंदोलन। तो क्या आजादी अधूरी है? यकीनन। महात्मा गांधी के अक्स में आजादी के मायने टटोलें तो 2 सवाल आज भी अनसुलझे हैं। पहला सवाल, पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज यानी लाइन में खड़े आखिरी व्यक्ति की खुशहाली का सपना वाकई अधूरा है। और दूसरा, 15 अगस्त 1947 आजादी का दिन, जब दिल्ली जगमगा रही थी, संसद चकाचौंध थी। उस वक्त चकाचौंध और दिल्ली से दूर कोलकाता के बेलिया घाट के एक अंधेरे कमरे में बैठे महात्मा गांधी ने आजादी के सवाल पर खामोशी बरती क्यों थी? At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. बरसों बरस के संघर्ष और आंदोलन के बाद 15 अगस्त 1947 आजादी के सपने में खोए हिंदुस्तान को देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने आधी रात को जगाया ही नहीं, बल्कि आधी रात संसद के सेंट्रल हॉल से दुनिया को एहसास कराया कि आजादी की सुबह सदियों से दबी कुचली हिंदुस्तान की जनता के लिए उम्मीदों का नया सूरज लेकर आई। लाखों करोड़ों दिलों में गुलामी की जंजीरों को जिस्म से उतार फेंकने की खुशी के साथ ये उम्मीद भी जगी कि अब पूर्ण स्वराज का सपना सच हो सकेगा। वक्त अपनी रफ्तार से गुजर रहा था, तो अपने ढंग से कांग्रेसी सरकारें भी हिंदुस्तान पर राज कर रही थी। महज 25 बरस में ही महात्मा गांधी का कथन आधी अधूरी आजादी हर दिल में धड़कने लगा था। नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री के बाद इंदिरा गांधी। सत्ता की बागडोर एक के बाद दूसरे प्रधानमंत्री के हाथों में जाती रही, लेकिन आम जनता के मन को अभी भी वो हिंदुस्तान कहीं नजर नहीं आ रहा था जिसका सपना महात्मा गांधी ने देखा था। और कांग्रेस आजाद भारत का प्रतिबिंब बनी हुई थी। ऐसे वक्त में पहली बार लोहिया ने गैर कांग्रेसवाद का नारा लगाया, तो राजनीति की नई धुरी बननी शुरू हुई। जनता की बेचैनी
उसकी छटपटाहट राजनीतिक तौर पर 4 राज्यों में उभरी जरूर, लेकिन कांग्रेस का विकल्प न बन सकी। All the world admires a deed well done, and I think with all modesty we can say that we have done this action well. 1971 के युद्ध के बाद तो इंदिरा गांधी आजाद भारत की सबसे मजबूत नेता मान ली गई। अटल बिहारी वाजपेयी तक ने इंदिरा को दुर्गा कहने में कोताही नहीं बरती, लेकिन इसी दौर में महंगाई से लेकर बेरोजगारी और खाद्यान्न संकट से लेकर भ्रष्टाचार ने आम लोगों में गुस्सा भर दिया। इंदिरा सत्ता के मद में थी, उन्होंने खुद को भारत रत्न दे दिया। संवैधानिक संस्थानों की गरिमा खत्म हो रही थी, चापलूसों की भरमार सरकार में हो चली थी। ऐसे में जन आक्रोश उफान पर था। आम लोगों में नेताओं को लेकर नफरत पल रही थी। एक छटपटाहट भरी बेचैनी आम जनता के दिलों में सुलग रही थी। लोकतंत्र खतरे में हो तो फिर व्यवस्था कैसी होगी, ये प्रश्न गौण हो जाता है। महज 2.5 दशक में चीजें ऐसे गिरेंगी, किसी को एहसास नहीं था। राजनीति से मोहभंग के हालात हर तरफ थे, लेकिन सवाल था इंदिरा गांधी को थामे कौन, इंदिरा गांधी को सच बताए कौन। बीड़ा और किसी ने नहीं, जयप्रकाश नारायण यानी जेपी ने उठाया। जेपी नेहरू को बड़ा भाई मानते थे, इंदिरा गांधी को भतीजी, लेकिन सवाल देश का था, ढहते संवैधानिक संस्थानों का था। सत्ता के मद में खोई इंदिरा गांधी को लेकर देश बिगड़ती व्यवस्था लगातार झेल रहा था, तो फिर जेपी ने तय किया वो इंदिरा गांधी को पत्र लिखेंगे। प्रिय इंदिरा, देश के हालात की तरफ मैं तुम्हारा ध्यान खींचना चाहता हूं। संकट के इस दौर में जेपी ने इंदिरा गांधी को पत्र लिखकर देश के बिगड़ते हालात बताए। जेपी ने 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों को दरकिनार कर न्यायमूर्ति एएन रॉय को चीफ जस्टिस बनाने को लोकतांत्रिक ढांचे के लिए हानिकारक बताया। लेकिन इंदिरा ने जेपी के पत्र के जवाब में जेपी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। इंदिरा ने जेपी को लिखा कि आपका पत्र मेरी छवि ही नहीं, उस बुनियाद को कमजोर करने की कोशिश का हिस्सा है जो नेहरू ने रखी थी। इंदिरा जयप्रकाश नारायण का यह सीधा टकराव था। जेपी देश के लिए सत्ता से टकराने का मन बना चुके थे। उन्होंने बिना देर किए देश के सभी सांसदों को पत्र लिखा। इंदिरा के साथ हुए पत्राचार को सार्वजनिक कर दिया। सांसदों को लिखे पत्र में जेपी ने देश में फैलते भ्रष्टाचार से न्यायपालिका की स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक अधिकारों पर खतरा बताया। लेकिन जेपी के पत्र से देश में राजनीतिक हंगामा मच गया। किसी ने पहली बार इंदिरा से टकराने की कोशिश की थी, वह भी सीधे। जेपी ने भ्रष्टाचार के मद्देनजर बनाई गई संथानम कमेटी, जी भ्रष्टाचार को लेकर यह कमेटी बनी थी और उस कमेटी की रिपोर्ट को दबाने का आरोप और किसी पे नहीं, जेपी ने इंदिरा गांधी पर पड़ा। और तो और जिस तरीके से जन लोकपाल को लेकर देश ने 2 बरस पहले दिल्ली और देश भर में आंदोलन अन्ना हजारे का देखा था, बहुत कम लोग जानते हैं कि जेपी ने सांसदों को भेजे अपने पत्र में लोकपाल का सवाल उठाया था, लोकायुक्त की व्यवस्था करने की बात कही थी और इन दोनों का जिक्र करते हुए कहा था कि दरअसल इंदिरा सरकार इसे टाल रही है और ऐसी परिस्थितियां बनाई जा रही है जिससे न लोकपाल आए न लोकायुक्त की नियुक्ति हो। इंदिरा सत्ता के मद में थी। पैसे से संगठन और संगठन से सत्ता की सोच दिल्ली में हावी थी। कांग्रेस शासित राज्यों से संगठन के लिए पैसे की मांग की जा रही थी। उसी वक्त इंदिरा का एक फरमान गुजरात के सीएम चिमन भाई पटेल को भी मिला।
प्रिय चिमन भाई पटेल, आगामी चुनाव में होने वाले खर्च के मद्देनजर पार्टी आपसे 10 लाख रुपए पार्टी फंड के रूप में पाने की उम्मीद रखती है। इंदिरा गांधी, 10 लाख रुपए। आजकल चुनाव लड़ना भी कितना महंगा हो गया है ना। खैर, आला कमान का आदेश है, उसे तो पूरा करना ही होगा। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन कैसे? जनता पर और बोझ डालना अच्छा नहीं है, और जनता पहले से ही महंगाई से त्रस्त है। अरे कुछ तो करना ही होगा, कुछ तो करना ही होगा। आप एक काम कीजिए, मूंगफली के तेल के सभी व्यापारियों तक हमारा संदेशा पहुंचाइए। ओके। आखिर तेल तो मूंगफली से ही निकलेगा ना। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन हालात बेकाबू हो सकते हैं और फिर चुनावों पर इसका बुरा असर भी पड़ सकता है सर। अब बस देखते जाइए, देखते जाइए। देखते जाइए जी, देखते जाइए का शब्द गुजरात के मुख्यमंत्री पर कितना भारी पड़ेगा और कैसे यह देश की सियासत की तस्वीर बदलने वाला साबित होगा, इसका अंदाजा उस वक्त किसी को नहीं था, न गुजरात में न दिल्ली में। दरअसल सवाल तेल की कीमतों के बेतहाशा या कहें महंगाई बढ़ने भर का नहीं था, सवाल पैदा होने वाले आक्रोश का था, आक्रोश के आंदोलन में बदलने का था, और उस पर नकेल कसने की जगह उसे भड़काने वाले हालात गुजरात में पैदा लगातार हो रहे थे। क्योंकि चिमन भाई मुख्यमंत्री थे और उन्होंने दिल्ली आला कमान की डोर को थाम रखी थी, उसी भरोसे थे। सत्ता बेखौफ निर्णय ले रही थी और पहली बार सत्ता की मद में खोए चिमन भाई को नींद से और किसी ने नहीं जगाया। 1974 में जगाया अहमदाबाद के एलडी इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने अपने आंदोलन से। बढ़े हुए दाम वापस लो, बढ़े हुए दाम वापस लो, बढ़े हुए दाम वापस लो। मैनेजमेंट मैनेजमेंट तानाशाही नहीं चलेगी। मैनेजमेंट शांत हो जाइए। हॉस्टल में खाना सस्ता करो और बढ़े हुए दाम वापस लो। देखिए, आप सब लोग अपने अपने हॉस्टल में जाइए, ये फैसला मैनेजमेंट का फैसला है। हमें मैनेजमेंट के फैसले से ऐतराज है और हमें 20% बढ़ोतरी से भी ऐतराज है, और हम खाने पर ज्यादा पैसा नहीं देंगे। ये फैसला मैनेजमेंट का आखिरी फैसला है। अगर ये मैनेजमेंट का आखिरी फैसला है तो हम इसके खिलाफ हैं। हम सड़कों पे प्रदर्शन करेंगे। मैनेजमेंट 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 मैनेजमेंट। जैसे ये छात्रों का अपना एक उन्मेष था, क्योंकि हॉस्टल का फूड बिल जिस प्रकार से आ रहा था तो उसमें महंगाई की भनक लगना सहज था। वहाँ का जो फूड बिल है हॉस्टल का, तो 70 रुपीज़ पर हेड था स्टूडेंट के लिए, वो बढ़कर 100 रुपीज़ हो गया। तो 30% उसमें 2 महीने में हुआ। उस समय में एक सर्वे भी हुआ कि इससे इम्पैक्ट क्या हुआ, तो 52% जो लोअर मिडिल क्लास के बच्चे आते थे, कॉलेज में पढ़ते थे, उन्होंने एक टाइम खाना छोड़ दिया था। उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री चिमन भाई पटेल ने छात्रों से ज्यादा पुलिस पर भरोसा किया। आंदोलन सुलगने लगा। 3 जनवरी को अहमदाबाद के एलडी इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र सड़कों पर निकल आए। पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई, छात्र अड़े रहे। पुलिस ने लाठियां चलाई, फिर आंसू गैस और उसके बाद गोलियां चली। छात्र डटे रहे। तत्कालीन सरकार कांग्रेस की, चिमन भाई की सरकार ने विद्यार्थियों पर गोलियां चलाई और काफी विद्यार्थी मारे गए। लगभग पूरे आंदोलन में, जहां तक मुझे स्मरण है, 100 से भी ज्यादा विद्यार्थी और युवक आंदोलनकारी मारे गए निर्दोष। उसका आक्रोश जबरदस्त था। आंदोलन की अगली तारीख 7 जनवरी 1974 तय की गई। समूचे गुजरात के सभी शिक्षण संस्थानों में छात्रों ने ही ताले जड़ दिए। अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान कर दिया गया और पहली बार छात्रों के साथ राज्य के कर्मचारी भी आंदोलन में जुड़ गए। राशन दुकानों से लेकर कम कीमत में अनाज देने वाली दुकानों पर हमले हुए, लूटपाट शुरू हुई।
पुलिस से कई जगहों पर छात्रों की मुठभेड़ हुई और पहली बार महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़क से चिमन भाई की सत्ता को आंदोलन से चुनौती देने के लिए 10 जनवरी की तारीख तय की गई। उस समय पर हमें जरूरत थी कि समाज के दूसरे लोग, तबके के लोग भी हमें साथ दें। तो ट्रेड यूनियंस थे, यहाँ के करीब 62 ट्रेड यूनियंस है, उनको मिला के हम लोगों ने 25 जनवरी को बंद का कॉल दिया। देखते देखते गुजरात का हर तबका आंदोलन के लिए कमर कसने लगा। छात्र, प्रोफेसर, वकील से लेकर दिहाड़ी मजदूर और कर्मचारी तबका भी आंदोलन के लिए सड़क पर आ खड़ा हुआ। गुजरात बंद था। समूचे गुजरात में एक बेचैनी थी। छात्रों ने इसी वक्त नवनिर्माण कमेटी बनाने का ऐलान किया। पहली बार सीएम चिमन भाई के इस्तीफे की मांग हुई। आंदोलनकारियों में गुस्सा इस कदर था कि 25 जनवरी 1974 को इस्तीफे की तारीख भी सड़क के आंदोलन में तय कर दी गई। दरअसल आजाद भारत का यह आंदोलन अपनी तरह का पहला आंदोलन था जिसमें सड़क का संघर्ष, या कहें सड़क के संघर्ष से 2/3 विधायकों वाली कांग्रेसी सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए बिना राजनीतिक हुए राजनीति को ही दिशा देने की स्थिति में वो आ चुका था और सत्ता की सांसें उखड़ी हुई थी, क्योंकि 1974 की 25 जनवरी चिमन भाई के इस्तीफे की तारीख आंदोलनकारियों ने तय की थी और दिल्ली के अखबारों में चिमन भाई से कहीं ज्यादा इंदिरा पर हमले हो रहे थे और इंदिरा गांधी को अपने दमन पर लेकिन पूरा भरोसा था। 25 जनवरी 1974 चिमन भाई पहले से तैयार थे। गुजरात के 44 शहरों में चिमन भाई ने कर्फ्यू लगा दिया, लेकिन असर उल्टा पड़ा। 33 शहरों में लोग कर्फ्यू तोड़कर सड़क पर पुलिस से ही दो हाथ करने निकल पड़े। सड़कों पर जनता का खून बहा तो लोगों के दिलों में गुजरात सरकार के खिलाफ पहले से उबल रहा गुस्सा उफान पर आ गया। लेकिन सत्ता की मदहोशी में खोए चिमन भाई ने मरहम लगाने की बजाय छात्रों को दबाने के लिए सेना बुला ली। आंदोलन बढ़ता गया। लगभग जनवरी आते आते तो 44 शहरों में यह आंदोलन फैला। खाड़िया में और कई अहमदाबाद के इलाकों और कई और जगह पर लश्कर को बुलाया गया। जब ये आर्मी के जवान आए तो उनको हार मलाई पहनाने की, लोग आ गए रास्ते पे। शूटर साइड का ऑर्डर था, लेकिन लोग हर जगह पे आ गए पूरे गुजरात के बड़े शहरों में और हार पहनाए, पुष्प दिए और उनको समझाया कि आप जो समस्या, महंगाई की समस्या आप सुन रहे हो, ये महंगाई के लिए है, ये न कोई वायलेंस की बात है। तो आर्मी ने कभी एक भी फायरिंग आर्मी से नहीं हुआ पूरे गुजरात में, और जो भी फायरिंग हुआ था यहाँ गुजरात पुलिस की फायरिंग हुई, जो दमन हुआ है वो। आंदोलन ने राजनीति को भी अंदर से डिगा दिया। 167 विधायकों वाली गुजरात विधानसभा में कांग्रेस के 140 विधायक थे, लेकिन आंदोलन का उग्र रूप देख विधायक टूटने लगे। कांग्रेस ओ के नेता मोरारजी देसाई आंदोलन के साथ खड़े हो गए। दिल्ली में बैठी इंदिरा गांधी के हाथ पांव फूलने लगे। गुजरात की बहुमत वाली सत्ता हाथ से जाती दिखाई देने लगी। 2-4 दिन में हमने न्यूज़पेपर में एक छोटा सा एक न्यूज़ पढ़ा कि पटना यूनिवर्सिटी के दीक्षांत प्रवचन में जयप्रकाश जी ने ऐसा कहा कि इतने सारे समाज के सवाल है, व्यापक सवाल है, ये पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है, ये यूनिवर्सिटी बंद करके जंग में लोगों को लग जाना चाहिए। हमें लगा कि हम जो बात कर रहे हैं वो कोई बात करने वाला इतना बड़ा आदमी एक जमाने का आंदोलन का था, हमारी आज़ादी के आंदोलन का, तो ये आवाज़, इतना बड़ा आदमी कुछ ये हमारे जैसे ही बात कर रहे हैं पटना में, तो हम लोगों ने यहाँ से टेलीग्राम भेजा। तो गुजरात जल रहा था, लेकिन इन सब के बीच गुजरात से जेपी को बुलावा आया और ये बुलावा सत्ता का नहीं था, संघर्ष का था। सर्वोदय आंदोलन से जुड़े रविशंकर महाराज, उन्होंने जयप्रकाश नारायण को पत्र लिखा और जेपी ने गुजरात आने पर अपनी सहमति भी दे दी और गुजरात के नवनिर्माण आंदोलन को एक नायक मिला, 72 बरस का नौजवान नायक
जिसने 42 में भारत छोड़ो आंदोलन की अगुवाई भी की और 32 बरस बाद गुजरात अगर वो जाता तो दिल्ली की सत्ता भी डगमगाती। अजीबोगरीब कश्मकश थी, लेकिन हुआ यही। लेकिन सवाल था, जेपी के अतीत से इंदिरा उस वक्त डरने लगी थी। जयप्रकाश नारायण 1929 में अमेरिका से पढ़ाई करके भारत लौटे। जयप्रकाश नारायण नेहरू और गांधी के प्रभाव में आकर कांग्रेस से जुड़ गए। 1930 में गांधी जी के दांडी मार्च के बाद जब बड़े कांग्रेसी नेता जेलों में डाल दिए गए तो जयप्रकाश ने तब के बंबई और आज के मुंबई में नया दफ्तर खोल लिया और पार्टी के लिए काम करते रहे। 1934 में आचार्य नरेंद्र देव के साथ जुड़कर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनाई तो 1941 में गांधी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की आवाज बुलंद की। कई बार जेल गए, यातनाएं सही। राम मनोहर लोहिया जैसे साथियों से भी जेल में ही मुलाकात हुई। 17 फीट ऊंची हजारीबाग जेल की दीवार फांदकर नेपाल पहुंचे। आजाद दस्ते का गठन किया। आजादी मिलने के बाद संविधान में आम जनता की ज्यादा भागीदारी को लेकर नेहरू से मतभेद भी रहे। 1954 में खुद को सर्वोदय आंदोलन के लिए समर्पित कर दिया। व्यवस्था की समस्या तो है, मगर हिम्मत मत हारो। गांधी के साथ और गांधी के बाद अगर किसी भारतीय को सबसे ज्यादा नई पीढ़ी स्मरण करेगी तो जयप्रकाश नारायण। खोई हुई आजादी को फिर से लौटाने का काम किया, इसके लिए जेपी अमर रहेंगे। जिस प्रकार से अंग्रेज के विरुद्ध मुक्ति संघर्ष उसका नेतृत्व गांधी जी ने किया, कम से कम उसके अंतिम चरणों में, उसी प्रकार से लोकतंत्र के रक्षा के लिए जो संघर्ष 70 के दशक में हुआ उसका नेतृत्व जयप्रकाश जी ने किया। न देश से लिया, देश को दिया, चले गए। देश को उनको सौभाग्य मिला। ऐसे इंसान को कम सौभाग्य मिलता कि 2-2 बार देश को झकझोरने का काम किया और उनकी लड़ाई का फल है कि कोई ना कोई यहाँ परिवर्तन हुआ। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी को मैं एक ऋषि मानता हूँ। इतनी बार प्रधानमंत्री का पद मिला, सारे बड़े पद मिले, चाहते तो वो बन सकते थे, लेकिन उन्होंने इन सभी पदों को ठुकराया। त्याग की प्रतिमूर्ति थे। इसीलिए नैतिक दबाव क्या हो सकता है बदलाव के लिए, इसके एक बहुत बड़े प्रतीक के रूप में जेपी सामने आए। सर्वोदय के सिपाही जयप्रकाश नारायण ने आजादी का पूरा आंदोलन अपनी आंखों से देखा था। अब राजनीति की निरंकुशता के चलते लोगों के मन की छटपटाहट भी देख रहे थे।